9/11 अटैक अब तक का डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक, जिसमें लगभग 3000 लोगों की डेथ हुई थी। 11 सितंबर 2001 एग्जैक्टली 8:46 40 सेकंड पर एक प्लेन न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में जाके क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे टोटल 92 पैसेंजर्स और बिल्डिंग में बैठे 1600 लोगों की मौत हो जाती है। हर तरफ शोर शराबा मचने लगता है और मीडिया वाले एक्टिव हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये एक प्लेन एक्सीडेंट था, लेकिन ठीक इसी के 17 मिनट बाद एक और प्लेन तेजी से आता है और सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में जाके टकरा जाता है। इस क्रैश को पूरे अमेरिका ने न्यूज़ पर लाइव देखा। अब सबको पता लग चुका था कि ये एक नॉर्मल प्लेन एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझ के करवाया गया है। और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जानबूझ के चाहता हो कि ये प्लेन क्रैश अमेरिका लाइव देखे, और इसीलिए इसे ठीक 17 मिनट बाद स्ट्राइक करवाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में उसी दिन 2 प्लेन अटैक्स और होते हैं। इन अटैक्स के बाद अमेरिका पूरी तरह हिल जाता है, मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, और इस इंसिडेंट के बाद लोगों की जिंदगी में काफी बड़ा इम्पैक्ट आता है। बट इन सब अटैक्स को कराने वाला आखिर था कौन? उस समय चाइना भी कोई तगड़ी कंट्री नहीं थी, अमेरिका ही वन एंड ओनली सुपर पावर थी। वो कौन हो सकता है जिसमें इस तरह से अमेरिका से टक्कर लेने का दम हो? और आखिर उसने ऐसा किया क्यों? और कैसे उस छुपे हुए आतंकवादी को अमेरिका के फोर्सेस ने उसी के घर में घुस के मारा, जानेंगे इस वीडियो में। American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering the phone. तो ऐसा पहली बार नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन 2 टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी और फेमस बिल्डिंग में से एक हुआ करते थे। इस बिल्डिंग के आसपास 500 से भी ज्यादा हॉलीवुड मूवीज शूट हो चुकी थी। तो जिसने भी ये हमला किया वो कहीं ना कहीं ये जानता था कि जब न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये दोनों बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बनेगी। जैसे कि अगर आज कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे। आज से लगभग 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन कुछ ये थी। सोवियत यूनियन, जो कि सबसे ताकतवर था, वो पूरा टूट चुका था, और चाइना के पास भी उस समय उतना दम नहीं था कि वो सीधा अमेरिका से टक्कर ले सके। उस समय अमेरिका ही वन एंड ओनली सुपर पावर था, जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। बट 11 सितंबर 2001 जो कि एक नॉर्मल डे था, उस दिन 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े प्लेन्स को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुस्लिम थे, जो कि सऊदी, इजिप्ट और या फिर यूएई के रहने वाले थे। हर प्लेन को हाईजैक करने के लिए 5-5 लोगों की टीम बनाई गई, और इस चीज की ट्रेनिंग इन्हें काफी महीनों से दी जा रही थी। तो अभी चारों जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए। जहाजों में बैठे हाईजैकर्स ने अपना प्लान स्टार्ट किया। पहले प्लेन के 15 मिनट हवा में रहने का इंतजार किया गया, ताकि वो वापस से एयरपोर्ट ना चले जाए। उसके बाद उस प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और उन्होंने अपने वेपन्स निकाले और पूरे प्लेन को बड़ी तेजी से हाईजैक कर लिया, और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठा दिया, और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पीछे की तरफ कर दिया, और सबको क्लियरली बता दिया कि दोनों पायलट्स मर चुके हैं, और अब इस जहाज को उनका अपना बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करवा सकता है। इसलिए सारे पैसेंजर्स चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बातें समझा रहा था, तो उसने गलती से जहाज के एक बटन को दबा दिया, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और उसने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। अब ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में कंफ्यूजन हो गई, और जल्दी उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाज हटा दिए और इस जहाज के आने का इंतजार करने लगे। अब उतनी देर में फिर से मोहम्मद अता गलती से एयरपोर्ट के टावर से कनेक्ट हो जाता है और कहता है, Nobody move, please. We are going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. तो ये जहाज पहले बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था, बट मोहम्मद अता ने इस प्लेन को 100 डिग्री टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही प्लेन न्यूयॉर्क पहुंचा, वो इसे काफी तेजी से नीचे लाने लगे। सारे पैसेंजर्स और एयरपोर्ट वालों को लगा कि अब ये प्लेन लैंड करने वाला है। एयरपोर्ट वाले भी इनका इंतजार करने लगे, बट काफी देर हो गई और ये जहाज एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा। अभी कुछ ही देर में किसी ने आके एयरपोर्ट वालों को खबर दी कि एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश हो चुका है। एयरपोर्ट वाले काफी हद तक समझ चुके थे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ खबर नहीं थी, इसलिए सारे न्यूज़ चैनल इसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहके ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं।
इस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठे हुए थे। तभी उनके एक सेक्रेटरी ने आके उनको इस एक्सीडेंट के बारे में उनके कान में बताया और तब उनका रिएक्शन भी यही था कि ये एक एक्सीडेंट होगा। पहले जहाज को ठीक 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, पर दूसरे जहाज को ठीक 30 मिनट बाद हाईजैक किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहला प्लेन हाईजैक किया गया था। ये देख के साफ पता लगता है कि हाईजैक की टाइमिंग्स पहले से ही प्लान थी और जो इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि पूरा अमेरिका इस दूसरे प्लेन के एक्सीडेंट को लाइव देखे। बिल्कुल पहले प्लेन की तरह ये प्लेन भी लॉस एंजल्स के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मुड़ जाता है। जब सारे न्यूज चैनल बाकी चीजें छोड़ के पहले प्लेन के क्रैश को दिखा रहे थे, उसी के ठीक 17 मिनट बाद एक और प्लेन काफी तेजी से आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर में आके क्रैश हो जाता है। पहले तो सारे लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने फिर से जाके उनके कान में कहा अमेरिका इज अंडर अटैक। हालांकि इसके बाद भी वो वहां से उठे नहीं, बट इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल अलर्ट पे हो गई और सारे जहाजों को लैंड कराने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज गायब थे और किसी को नहीं पता था कि इनका अगला टारगेट क्या होने वाला है। अब तीसरा जहाज हाईजैक हो चुका था और उसे अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन की तरफ ले जाया जा रहा था। वॉशिंगटन के पास पहुंचते ही वो फुल स्पीड के साथ नीचे आने लगे और अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ने लगे। पेंटागन उस समय दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेडक्वार्टर था। ये क्रैश होने के बाद सारे न्यूज चैनल्स पेंटागन की क्रैश दिखाने लगे, बट अभी भी एक जहाज मिसिंग था और यूएस आर्मी ने इतनी देर में इसकी डायरेक्शन चेक करी और उन्होंने देखा कि ये जहाज भी वॉशिंगटन की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि ये अमेरिका के पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे। और इसीलिए इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट ने 2 फाइटर जेट्स को फुल स्पीड से भेजा और उन्हें ऑर्डर दिया गया कि इस जहाज को किसी भी हाल में गिराना होगा, चाहे सारे पैसेंजर्स मर भी जाएं। पर इससे पहले ही कुछ होता, उससे पहले ही उस जहाज में बैठे एक पैसेंजर ने अपने घर वालों से फोन पे बात करी। ये लोग इस जहाज को एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कराने वाले, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। और इसलिए उस पैसेंजर ने सारे पैसेंजर्स को बोला कि देखो मरना तो हमें वैसे भी है, पर हम अभी थोड़ी हिम्मत दिखा के काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए उस प्लेन में सारे पैसेंजर्स उन आतंकवादी को मारने लगते हैं और कॉकपिट में जाने के लिए उसका दरवाजा तोड़ने लगते हैं। पर इतनी देर में जो पायलट बैठा था वो प्लेन को तेजी से नीचे की तरफ कर देता है और प्लेन काफी तेजी से नीचे टकरा जाता है और सारे लोगों की मौत हो जाती है। सारे मीडिया वाले इस 4th प्लेन क्रैश को दिखाने लगे। इसी के थोड़ी देर बाद ट्विन टावर्स की पहली बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और उसी के थोड़ी देर बाद दूसरा टावर भी कोलैप्स हो जाता है। टोटल एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल 3000 तक डेथ हुई थी, जिसमें से 200 लोग तो ट्विन टावर से आग की वजह से छलांग लगा के मरे थे। हमले की बात अच्छे से जब जांच की गई तो पता लगा कि ये सारे हाईजैकर्स मुस्लिम थे। कुछ दिनों बाद पता लगता है कि मोहम्मद अता ही इस पूरे प्लान का लीडर था और जब मोहम्मद अता के पेरेंट्स से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसे अटैक्स की इजाजत ही नहीं है और बाकी जितने भी पायलट्स थे उन सबके पेरेंट्स ने भी इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहने लगे कि इन सब के पीछे मोसाद, जो कि इसराइल की एजेंसी है। हैरानी की बात यह है कि ये जितने भी हाईजैकर्स थे ये सब नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि ये सब काफी अमीर घरों से थे। ये सारे बिलियनर्स के बेटे थे। ट्विन टावर से गिरने के बाद काफी दिनों तक न्यूयॉर्क में काफी धूल रही। इनका मलबा साफ करने में ही $1 बिलियन खर्च हो गए। तो अमेरिका की जनता काफी पैनिक में थी, पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लग जाता है, सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिरने लगे और इसी चक्कर में अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का लॉस हो जाता है। बट एक चीज थी जिनके स्टॉक प्राइस काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे और वो थी गन्स, जेट्स और वॉर्स का सामान बनाने वाली कंपनीज, क्योंकि लोग जानते थे कि अब सीधा सीधा अमेरिका युद्ध में उतरने वाली है और सारे के सारे अमेरिकन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्हीं कंपनियों में लगाने लगे। अब हर कोई प्रेसिडेंट की तरफ काफी उम्मीद से देख रहा था कि अमेरिका कब इस अटैक का बदला लेगी। जनता काफी गुस्से में थी। दोस्तों हमलों के कुछ दिनों तक जांच चली और फिर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश बताते हैं कि इन सब हमले के पीछे ना तो कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई कंट्री, बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। इसके पीछे एक संगठन था जिसका नाम था अल-कायदा, जो कि आज के टाइम पे ISIS की तरह ही है। अल-कायदा संगठन का लीडर और फाउंडर था ओसामा बिन लादेन, जो इस समय अफगानिस्तान में बैठा था। दोस्तों ये सब सुनने के बाद ओसामा बिन लादेन ने मीडिया में आके इंटरव्यू दिया और ये सब जो भी इल्जाम उस पर लगाए जा रहे थे उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और पूरी दुनिया के मुस्लिम्स भी यही कह रहे थे कि इस्लाम में ऐसे अटैक्स करने की परमिशन ही नहीं है। काफी बड़े बड़े लोगों ने भी इसके बारे में बयान दिया और कहीं ना कहीं इस्लाम के लीडर्स भी ये सिखाते थे कि जब भी किसी युद्ध में जाओ तो वहाँ पे किसी की भी बच्चे और किसी औरत को नहीं मारना, बल्कि जो तुमसे लड़ रहा है सिर्फ उसी को ही मारना है। बट इन सब के बावजूद भी इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। लोग अमेरिका में हिजाब पहनने वाली औरतों को मारने लगे। वेस्टर्न कंट्रीज में काफी मुस्लिम्स को जॉब से निकाला गया और टीवी पर भी डिबेट्स आने लगी कि इस्लाम इज नॉट अ पीसफुल रिलीजन। बट अमेरिका जानती थी कि ओसामा बिन लादेन ने ही ये सारे अटैक्स करवाए हैं और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को कहा
कि अलकायदा के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादेन को हर हाल में अमेरिका के हवाले किया जाए। बट अफगानिस्तान ने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले ओसामा बिन लादेन ने अफगानों की काफी हेल्प करी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर जीतने में, जो कि 10 साल तक चला था। और इसलिए तालिबान के लीडर्स ओसामा बिन लादेन की काफी रिस्पेक्ट करते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि विदाउट एनी प्रूफ वो ओसामा बिन लादेन को उनके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि अलकायदा के लोग खुद भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये अटैक्स उन्होंने करवाया है। बट अमेरिका ने कहा कि वो एक सुपर पावर है और उनको प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा उन्होंने कहा है वैसा करो, नहीं तो वो अफगानिस्तान पे हमला कर देंगे और पूरे तालिबान गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। और उन्हें पता था कि तालिबान उनके आगे कुछ हफ्तों तक भी नहीं टिक पाएगा। बट फिर भी तालिबान ने उनकी ये बात नहीं मानी और अमेरिका वर्सेस अफगानिस्तान वॉर शुरू हो गया। अमेरिका ने चारों तरफ से अपने सोल्जर्स भेजना शुरू किए और जैसे कि उन्होंने अनुमान लगाया था कुछ ही हफ्तों में तालिबान खत्म कर दिया। और जो भी मीडिया वाले अमेरिका के खिलाफ न्यूज दिखा रहे थे उन्हें अमेरिका के प्रिजन में डाल दिया गया और काफी टॉर्चर भी किया गया। बट दिक्कत ये थी कि ओसामा बिन लादेन अभी तक मिला नहीं। ना जाने ओसामा बिन लादेन इस समय कहाँ छुप के बैठा था। बट इस समय तालिबान गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी और अफगानिस्तान के लिए एक नया लीडर लाना था। तो अमेरिका ने जर्मनी से एक नया लीडर चूज किया जिसका नाम था हामिद करजाई, जो कि तालिबान के लोगों से बिल्कुल अपोजिट था। ये काफी बढ़िया इंग्लिश बोला करता था। बट ये सब देख के तालिबान बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हामिद करजाई काफी करप्ट भी था। तालिबान कभी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में बाहर से कोई लीडर आए। 2 साल तक हामिद करजाई ने अफगानिस्तान को चलाया, पर तभी 2003 में इराक वर्सेस अमेरिका वॉर स्टार्ट हो जाता है और अमेरिका का ध्यान अफगानिस्तान से हटके इराक वॉर पे ज्यादा चले जाता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान में बैठे हुए अमेरिकन ट्रूप्स पर छोटे छोटे हमले करना शुरू किए। इसी बीच अमेरिका से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और वो ये थी कि अमेरिकन जेल्स की पिक्चर वायरल होने लगती हैं, जिसमें दिखता है कि कैसे वो लोग इराक के सोल्जर्स को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। इन सब पिक्चर्स के द्वारा तालिबान वाले अफगानिस्तान को और भड़काने लगते हैं अमेरिका के खिलाफ कि देखो अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसी है, और इसी वजह से तालिबान और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। इन सब के बीच 2004 में ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो आती है जिसमें ओसामा बिन लादेन ने क्लियरली एक्सेप्ट किया हुआ था कि उसने ही ये सारे अटैक्स करवाए हैं और रीजन भी दिया था कि आखिर उसने ये सब अटैक्स क्यों करवाए, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अमेरिका वालों को ये धमकी भी दी कि वो ये सब अटैक्स फिर से करवा सकता है। अमेरिका में वापस इलेक्शन होते हैं और जॉर्ज वापस जीत जाते हैं और फिर से प्रेसिडेंट अफगानिस्तान में और आर्मी भेज के ओसामा बिन लादेन को ढूंढना शुरू करते हैं। बट ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और ओसामा बिन लादेन का कुछ अता पता नहीं लगता है। अब 9/11 को हुए 10 साल हो चुके थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा आ चुके थे और जैसे कि उन्होंने वादा किया था उन्होंने आने के बाद जंग और बढ़ा दी। 9/11 के 10 साल बाद पता लगता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है। ओसामा बिन लादेन अपने 3 बीवियों, बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पिछले कई सालों से पाकिस्तान के एबोटाबाद में रह रहा था। कहा जाता है कि इसके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने के लिए $25 मिलियन रखे तो पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल ने पैसों के लिए ओसामा बिन लादेन की लोकेशन अमेरिका के CIA को दे दी और अब उस घर को अच्छे से स्कैन किया जाने लगा। उस घर के चारों ओर पूरी ट्रैकिंग की गई। ड्रोन्स और सैटेलाइट्स भी उस घर पर पूरी 24 घंटे नजर रखते थे और एक दिन इस घर के ऊपर 6 फुट का एक आदमी चलता हुआ नजर आता है और यहीं से अमेरिका अंदाजा लगाती है कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। और अब यहाँ पे अमेरिका वाले पाकिस्तान की हेल्प से अपने एजेंट्स भेजते हैं और 2 मई 2011 को ओबामा के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान से 2 हेलीकॉप्टर रात के टाइम भेजे गए ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए और इस बारे में पाकिस्तान की आर्मी को भी नहीं पता था। दोनों हेलीकॉप्टर से सोल्जर्स उतरे, ओसामा बिन लादेन के घर में घुस के और उसे मार दिया। 40 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा ऑपरेशन खत्म किया गया। ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी वो अपने साथ ही ले गए और उसकी बॉडी का DNA टेस्ट हुआ और कंफर्म हो गया कि ये ओसामा बिन लादेन ही था। CIA वालों ने डेड बॉडी की फोटो ओबामा को भेजी भी थी बट ओबामा ने इसे रिलीज करने से मना कर दिया था। ओसामा बिन लादेन को समंदर में फेंक दिया जाता है जमीन में गाड़ने के बजाय। इसके मेनली 2 रीजन बताए गए थे, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसी प्लेस बना दें जिसको देख के एक्सट्रीमिस्ट इंस्पायर हो सकें, और दूसरा इस्लाम के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर अंदर डेड बॉडी को जमीन में गाड़ा जाना चाहिए। बट दिक्कत ये थी कि कोई भी ओसामा बिन लादेन के डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरी में आके उन्हें समंदर में ही उसकी डेड बॉडी को डालना पड़ा। बट आज भी काफी लोग नहीं मानते कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, बट अलकायदा ने एक्सेप्ट किया कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है और अपनी सारी सीक्रेट वेबसाइट्स पर भी अपडेट किया। ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो मर चुके हैं
और तालिबान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। ओसामा बिन लादेन के घर से काफी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको देख के साफ पता लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि एक दिन उनकी अचानक से ऐसे ही मौत होगी। उसमें उनकी वसीयत भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उनके पास अभी भी $40 मिलियन पड़े हैं और उनके मरने के बाद उसमें से थोड़ा उनकी फैमिली को और बाकी अलकायदा को दे दिया जाए। उनके मरने के बाद कुछ सालों तक उनकी फैमिली जेल में रही और अब वो आराम से सऊदी और यमन में जी रहे हैं। दोस्तों वैसे तो अमेरिका ने जिस वजह से ये युद्ध शुरू किया था वो मिशन कंप्लीट हो चुका था, तो अमेरिका को चाहिए ये था कि आपको अफगानिस्तान को आज़ाद कर दे। बट अमेरिका को पता लगता है कि अफगानिस्तान के ज़मीन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि आज की दुनिया के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो था लिथियम। क्योंकि आज के टाइम में सारी इलेक्ट्रिक कार्स लिथियम की हेल्प से चलती हैं और उन्हें डर था कि आने वाले टाइम में चाइना इसे ना ले क्योंकि अफगानिस्तान चाइना के काफ़ी पास है और चाइना भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा था। 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान पर राज किया, बट उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और उन्होंने अपने सारे ट्रूप्स को वापस ले लिया और अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। कहा जाता है कि ये अमेरिका की काफ़ी बड़ी हार थी क्योंकि इतनी पावरफुल कंट्री होने के बाद भी वो तालिबान से नहीं जीत पाए और तालिबान ने अफगानिस्तान वापस जीत लिया। इन 20 सालों में बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मरे और बहुत पैसा भी खर्च हुआ। फ़ायदा हुआ तो सिर्फ वेपन्स बनाने वाली कंपनीज को। दोस्तों ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर जो ये अटैक्स किए थे उसके उसने काफ़ी रीजंस बताए थे अपनी वीडियो में, और वो काफ़ी रीजंस थे जैसे कि यूएसए के मिडल ईस्ट में इंटरफेयर करना, इसराइल को सपोर्ट करना और लेबनान को सपोर्ट करना अगेंस्ट मुस्लिम, एशिया के अंदर रसिया को सपोर्ट करना और कोलैबोरेशंस विद सऊदी अरेबिया। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका से काफ़ी गुस्से में था और अमेरिका को सबक सिखाना चाहता था। अगर बात करें इम्पैक्ट की कि इतना कुछ होने की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए अमेरिका में, तो अमेरिका में 9/11 के बाद से एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैन किए जाने लगे, पर्सनल आईडी मैंडेटरी हो गई, बोर्डिंग पास दिए जाने लगे और एम्प्टी पॉकेट्स रखना मैंडेटरी हो गया। और 2003 के बाद से पायलट्स को वेपन्स भी दिए जाने लगे ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकें ऐसी कुछ सिचुएशन में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के कोने कोने तक सीसीटीवी कैमरास लगाए गए और अब अमेरिकन गवर्नमेंट बैठे बैठे किसी भी इंसान के मूवमेंट को ट्रेस कर सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी 9/11 की स्टोरी, 9/11 होने तक से लेके उसके 20 साल के एंड तक की। एक तरह से देखा जाए तो इस 9/11 की वजह से वॉर पूरे 20 साल तक चला। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम्स पर जो अत्याचार हो रहा था अमेरिका में उसी वजह से ही 9/11 अटैक करवाया था। बट 9/11 अटैक होने के बाद मुस्लिम्स पर और ज्यादा अत्याचार होने लगा। तो देखा जाए तो क्लियर था कि ओसामा बिन लादेन का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वेल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।